लेज़र क्या है और इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और क्या ये वाकई में पेनफुल प्रोसीजर है। लेज़र से हम ग्लासेस को रिमूव करते हैं। लेज़र हम आँख का जो सामने वाला ब्लैक वाला हमारा पार्ट है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं या काली पुतली कहते हैं, इसको रीशेप किया जाता है लेज़र के ज़रिए। उसने लेज़र करवाई है और उसके बाद उसका नंबर बिल्कुल ठीक हो गया, तो उसको अब लाइफ टाइम दोबारा लेज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या करवाना पड़ सकता है। हाइट भी बढ़ रही होती है तो उसके साथ आंखों का साइज़ भी चेंज हो रहा होता है, तो नंबर चेंज होता है। वो 19 ईयर्स 20 ईयर्स इसके बाद लेज़र करते हैं, मसल्स वीक होना शुरू होते हैं, बाकी चीज़ें जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं वो आना शुरू होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेन रिलीफ सीरीज़ की आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। आज जो टॉपिक हम आपके लिए लाए हैं वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही मोस्ट कॉमनली डिस्कस किया जाता है। आंखें हमारी बॉडी पार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं। दुनिया को देखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए, अपने ख्वाब देखने में भी हमारी नज़रों का बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इन नज़रों को हम अपनी आई साइट को, अपनी आँखों को बेहतर कैसे बना सकते हैं और इनको इम्प्रूव, अगर किसी की आई साइट कमज़ोर है, विजन इम्पेयर्ड है, तो हम उसमें कोई बेहतरी ला सकते हैं। बिकॉज हम पहले तो यही कहा जाता था कि ग्लासेस अगर लग गए हैं तो वो चेंज नहीं होंगे, आपका नंबर बढ़ गया है तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा, कोई चीज़ जो एक दफ़ा होगी इट इज़ इरिवर्सिबल। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है बहुत ही काबिल और एक्सपीरियंस डॉक्टर ताहिर गफ्फार ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिर, थैंक यू। आपने अपने इतने बिजी रूटीन में से टाइम निकाला हमारे लिए। जी, सबसे पहले तो मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मौका दिया, ठीक है ना, इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर ताहिर का अपनी फील्ड में मोर देन अ डिकेड का एक्सपीरियंस है। इस वक्त वो प्रैक्टिसिंग ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं, लेज़र एक्सपर्ट हैं, पेशेंट हैंडलिंग 1000 तो कम होंगे, 10,000 प्लस पेशेंट हैंडलिंग है, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज हमारा उनको इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने का मकसद ये था कि हम अपनी ऑडियंस के लिए एक न्यू वीडियो क्रिएट करें कि जिसमें हम बात करें कि लेज़र क्या है। एक लेज़र हम बहुत ज़्यादा, हम जब बाहर निकलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बिल बोर्ड पढ़ते हैं, चश्मे से बिल्कुल चश्मे की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर पथरी का इलाज, आँखों में जो हो जाता है वाइट मोतिया, काला मोतिया का इलाज, वो तो हम आ जाते हैं डिसऑर्डर्स में, लेकिन एक लेज़र आँखों का बहुत कॉमनली डिस्कस किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो डिस्कशन होगा वो है कि लेज़र क्या है और इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और क्या ये वाकई में पेनफुल प्रोसीजर है। जो लोग बच्चे करवाने चाहते हैं तो कुछ को डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मैंने लेज़र करवाया, बहुत दर्द होगा, कितने घंटों का होगा, तो उसके बारे में सारी डिटेल हम आज की वीडियो में जानेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिर। डॉक्टर ताहिर, हमने स्टार्ट किया लेज़र से कि लेज़र क्या है, लोगों को आधे से ज़्यादा को पता ही नहीं अच्छा, है। लेज़र बेसिकली लेज़र से हम ग्लासेस को रिमूव करते हैं। लेज़र हम आँख का जो सामने वाला ब्लैक वाला हमारा पार्ट है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं या काली पुतली कहते हैं, ठीक है, इसको रीशेप किया जाता है लेज़र के ज़रिए, ठीक है, जिससे हमारा ग्लासेस का जो नंबर है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। लेज़र की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, इसकी मेन 3 टाइप्स हैं जिनमें PRK है, लेसिक है और कंटूरा विजन है, ठीक है। बेसिकली इस हमारा जो कॉर्निया है इसकी 5 लेयर्स हैं, ठीक है जी, और इसमें जो 3rd लेयर है, स्ट्रोमा है जिसे हम कहते हैं, उसको लेज़र किया जाता है, ठीक। तो उस तक जाने के लिए हमें 1st लेयर को हटाना पड़ता है, ठीक है। उसी की बेसिस पे ये सारे प्रोसीजर्स हैं। इस तरह PRK के बारे में बात कर लेते हैं। PRK में हम जो हमारी आँख का कॉर्निया का सबसे आउटर लेयर है जिसे हम एपिथेलियम कहते हैं, इसे बड़ा जेंटली रिमूव कर देते हैं। इसे रिमूव करने के बाद हम इसे लेज़र करते हैं, ठीक है ना, जिसे एक्साइमल लेज़र कहते हैं। और वो लेज़र करने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो जो हमने लेयर रिमूव की होती है वो वापस आ जाती है। जिस तरह स्किन की लेयर है उसे वो हट जाए या रिमूव हो जाए, चोट लग जाए कोई, तो वो वापस आ जाती है। इसी तरह आँख की भी जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो वापस आ जाती है, ठीक है। दूसरा है लेसिक, उसमें आँख में एक फ्लैप बनाया जाता है जिससे फ्लैप को उठा के लेज़र लगाई जाती है और वही फ्लैप ऊपर रख दिया जाता है, ठीक। इस फ्लैप, क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ दोबारा नहीं आनी होती तो इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है और इसमें पेशेंट बहुत जल्दी अपनी 90% से भी ज़्यादा विजन विदिन 24 आवर्स गेन कर लेते हैं, ठीक है। अब जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है कंटूरा विजन,
वो बेस इस पे PRK और लेसिक पे ही करती है, लेकिन हम उसमें नंबर के साथ साथ कॉर्निया को भी ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। कॉर्निया की शेप को एक और स्कैन होता है जिसे कहते हैं टोपोलाइज़र, उसके साथ इसका स्कैन किया जाता है, जो कि कॉर्निया को 22,000 पॉइंट्स पे मैपिंग करता है और वो अपना ये सारा डाटा ट्रांसफ़र करता है लेज़र मशीन को। फिर लेज़र उसके मुताबिक टोपो गाइडेड लेज़र करती है, जिससे विजन और ज़्यादा क्रिस्प और बहुत अच्छी विजन पेशेंट को मिलती है, ठीक है। ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इनमें से बेस्ट कौन सा है? अच्छा, ये बेस्ट का जो है ना, उसमें पेशेंट का इनिशियल वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेशेंट हमारे पास आता है, उसका सबसे पहले हम उसकी नज़र चेक करते हैं, उसकी आँखों के जो एंटीरियर सेगमेंट है, पोस्टीरियर सेगमेंट है, रेटिना है, उसे उसे चेक किया जाता है। इसके बाद फिर पेशेंट का एक स्कैन किया जाता है जिसे कॉर्नियल टोपोग्राफी कहते हैं, ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें कॉर्नियल थिकनेस होती है। वो करने के बाद डिसाइड किया जाता है कि सबसे पहले तो ये डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट की लेज़र हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि हर पेशेंट की, हर बंदे की लेज़र नहीं हो सकती। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि किन कंडीशन में हो सकती है जी। और उसके बाद ये है कि कौन सी लेज़र किस पेशेंट के लिए बेहतर है, ठीक है जी। ये उस टेस्ट पे डिसाइड करके फिर फैसला किया जाता है। कई पेशेंट्स के बाद तीनों ऑप्शंस होती हैं, ठीक है, और कई पेशेंट्स को सिर्फ हम एक ही ऑप्शन देते हैं कि ये आपकी आँख के लिए सेफ़ है, क्योंकि सबसे पहले उसकी सेफ्टी को देखा जाता है, ठीक है, और फिर उन्हें बताया जाता है कि ये आपके लिए ये ऑप्शंस हैं, आप इसमें से कौन सी करवाना चाहते हैं, तो उसके फिर पेशेंट अपने हिसाब से उसमें से चूज़ कर लेते हैं। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। डॉक्टर ताहिर, अगर एक आपने पेशेंट आया, फॉर एग्जांपल मैं आई, मैंने करवा लिया, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती? कोई भी प्रोसीजर जो होता है वो आप कह लें कि विदाउट कॉम्प्लिकेशंस या कोई रिस्क फैक्टर्स के बगैर नहीं होता। इवन कि कोई मेडिसिन भी हम लेते हैं, ठीक है ना, तो उसकी भी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि कितने % लोगों को उससे बेनिफिट मिला है और कितने % लोगों में कोई ना कोई इशू हुआ है। तो आँख की जितनी भी सर्जरीज़ हैं सबसे सेफ सर्जरी है, ठीक है, क्योंकि हमने आँख में एंटर ही नहीं होते इसमें, आँख को बाहर से ही शॉं के ज़रिए उसका इलाज कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस ना होने के बराबर हैं, बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ टेम्परेरी इसमें आँख में इफ़ेक्ट्स ज़रूर आते हैं, जिसमें से पेशेंट्स को ग्लेयर्स एंड हेलोस का प्रॉब्लम हो सकता है, जिस तरह नाइट ड्राइविंग में उन्हें लाइटें थोड़ी सी फैली फील होती हैं। इसके अलावा जो है ड्राइनेस एक बहुत कॉमन इसके बाद प्रॉब्लम होती है, जो कि कुछ जो 2 से 3 माह में मोस्टली सेट हो जाती है, ठीक है ना। ज़्यादातर पेशेंट्स विद इन 1 मंथ ही ड्राइनेस उनकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स को 2 से 3 मंथ्स तक के लिए लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज़ करने पड़ते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव आइज़ होती हैं उनमें 5 to 6 मंथ्स तक करने पड़ते हैं। इससे ज़्यादा ये नहीं होता कि सारी ज़िंदगी वो साथ चलते रहे, ठीक है। पेशेंट बेहतर हो जाते हैं, ड्राइनेस भी बेहतर हो जाती है। और इसके अलावा कुछ शुरू में आप कह लें कि पेशेंट्स को फोकसिंग में या हेडेक होती है कुछ दिन के लिए, ठीक है, नियर विजन में प्रॉब्लम होती है। ये बेसिकली सारी चीज़ें आपकी विद इन 2 to 3 वीक्स सेटल हो जाती हैं। इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि हमारी ब्रेन ने अब एक नई चीज़ को अडेप्ट करना है, जिसे हम न्यूरो अडेप्टेशन कहते हैं। तो जैसे कुछ लोग बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें टेम्परेरी चीज़ें होती हैं जो सेटल हो जाती हैं। बाकी कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम अंधे तो नहीं हो जाएंगे, ब्लाइंड तो नहीं हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, अभी तक तो कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हाँ जी। और बाकी भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कई हज़ारों केसेस में से किसी एक बंदे को ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है। और अदरवाइज़ ये है कि बहुत ही रेयर है कि किसी का नंबर कुछ रह जाए, ठीक है ना, लेकिन अगर रह भी जाए तो हम उसे दोबारा भी ट्रीट किया जा सकता है आफ्टर 1 मंथ। तो सेफ सर्जरी है ओवरऑल। इसमें फॉलोअप होता है, जैसे अगर कोई और हम ट्रीटमेंट लेते हैं स्किन की ट्रीटमेंट, उसमें फॉलोअप लिया जाता है, तो आई के केस में भी फॉलोअप होते हैं? फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉलोअप हम एक नेक्स्ट डे करते हैं, एक 1 वीक के बाद, और एक आफ्टर 3 वीक्स करते हैं उसका फॉलोअप, ठीक है। उसमें क्योंकि पेशेंट मेडिसिन्स जो ड्रॉप्स हैं वो यूज़ कर रहा होता है, तो ड्रॉप्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं,
ठीक है ना। जिस तरह इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी जो स्टीरॉयड ड्रॉप्स हैं वो दिए जाते हैं, तो उनकी वजह से प्रेशर भी बढ़ जाता है कुछ पेशेंट्स का। कुछ पेशेंट्स स्टीरॉयड्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्डर्स होते हैं, तो इसका फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो पेशेंट को फॉलोअप जो अपना है वो रेगुलरली ज़रूर करवाना चाहिए उसका। अगर किसी ने लेज़र करवाई है और उसके बाद उसका नंबर बिल्कुल ठीक हो गया, तो उसको अब लाइफ टाइम दोबारा लेज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या करवाना पड़ सकता है? नहीं, इसमें मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। बेसिकली जो मिनिमम एज है ना वो 19 ईयर्स 20 ईयर्स, इसके बाद लेज़र करते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जो है वो 45 तक करते हैं, ठीक है। और इसके पीछे जो रीज़न है, रैशनल है, वो ये है कि हमारा पहला जो 20 ईयर्स एज का टाइम है ना हमारा, उसमें हमारा नंबर चेंज होता है। वो इसलिए चेंज होता है कि हमारा, क्योंकि ग्रोइंग एज होती है हमारी, हमारा हाइट भी बढ़ रही होती है, तो उसके साथ आंखों का साइज़ भी चेंज हो रहा होता है, तो नंबर चेंज होता है। करने को अगर हम अब 15 साल के बच्चे का कर दें, 10 साल के बच्चे का कर दें, उसका भी नंबर रिमूव हो जाएगा, लेकिन उसका नंबर दोबारा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी उसका नंबर चेंज होना है। तो 20 ईयर्स तक मोस्टली जो हैं लोग, उनका नंबर स्टेबल हो चुका होता है। अब 20 ईयर्स की एज में जो कराएगा, उसके बाद जो है ना अगला 20 से 40 का जो हमारा टाइम है ना, वो हमारी बॉडी का स्टेबल टाइम है, एक स्टेबल पीरियड है। इसमें बॉडी में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आती। 40 के बाद फिर डिक्लाइन में जाना शुरू होती है बॉडी हमारी, ठीक है ना। मसल्स वीक होना शुरू होते हैं, बाकी चीज़ें जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं वो आना शुरू होती हैं। तो जो 20 ईयर्स में करवाता है उसके पास आगे 20 टू 25 ईयर्स तो होते हैं विदाउट ग्लासेस, ठीक है। इसी तरह अगर आगे चले जाएं 30 ईयर्स में जो करवाएगा उसके पास वो 10 टू 15 ईयर्स रह जाएंगे, ठीक है। फिर ये है कि 40 ईयर्स में जो करवाएगा उसके पास टाइम और कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। और जो है हमारा 40 ईयर्स के करीब जाके नियर के ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस भी पेशेंट को, हर बंदे को यूज़ करने पड़ते हैं जिसकी ज़रूरत है, जो नज़दीक का काम करता है। अब जो 20 वाला है उसके पास टाइम ज़्यादा है, 30 वाले के पास उससे कम है, ठीक है ना, 40 वाले के पास उससे कम है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जितनी जल्दी करवा ली जाए उतना ज़्यादा बेहतर है उसमें। ये पेनफुल प्रोसीजर है या फिर? बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, ठीक है। 5 टू 10 मिनट्स का प्रोसीजर है। दोनों आंखें इकट्ठी की जाती हैं। प्रोसीजर करने से पहले आंखों को सुन्न करने के लिए या नमनेस के लिए ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं और उनके साथ सर्जरी कर दी जाती है, ठीक है जी। और प्रोसीजर बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। अब लाइक जैसा कोई हमारे देख रहे हैं, बच्चे कोई देख रहे हैं और वो कहें कि हमें तो ग्लासेस लगी हुई हैं, अच्छा और मैं 20 साल की भी हूँ या 20 साल का हूँ, मुझे करवा लो, तो उनके लिए ये बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है और उनके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा? हाँ जी, सेफ़। मैं इस सेफ़ का जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है कि पहले पेशेंट आएगा, उसको हम पहले सारी असेसमेंट करेंगे, उसका इनिशियल वर्कअप होगा, एग्जामिनेशन होगा, टेस्ट होगा, उसका स्कैन, उसके बाद पता चलेगा कि उसकी सेफ्टी का, कि उसके लिए सेफ़ है भी कि नहीं है, ठीक है। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं कि जिनका 10-12 नंबर भी है, उसे भी ट्रीट कर लिया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं जिनका 3-4 नंबर होता है और उन्हें हम रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आपके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, आप ना करवाइएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए ये जो स्क्रीनिंग है पहले, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं या बच्चियाँ आती हैं, यंग लोग आते हैं, तो आप उनको कैसे लेकर चलते हैं? हम उनको इसी तरह लेके चलते हैं कि पेशेंट पहले आते हैं, पेशेंट को पहले हम उन्हें उनका इनिशियल वर्कअप करते हैं, ठीक है। उनका एग्जामिनेशन, स्कैन होता है, फिर उनसे हम डिस्कस करते हैं कि आपके लिए ये जो है इसकी ये वाली टाइप बेहतर है, ठीक है। और उन्हें ऑप्शंस दी जाती हैं, फिर उसके बाद वो जो चूज़ करते हैं, उसके बाद प्रोसीजर होता है। पहले उन्हें हम इसी तरह आँखों को सुन करते हैं, फिर प्रोसीजर होता है और प्रोसीजर के फ़ौरन बाद कोई स्टे नहीं होता, ठीक है ना प्रोसीजर में कोई स्टिच है, ना कोई उसमें पट्टी लगती है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है पेशेंट चला जाता है। इसकी कुछ एहतियातें ज़रूर होती हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सर्जरी के बाद आपको 2 मेन जो आपकी हैं एहतियातें, वो ये हैं कि आँख को रब नहीं करना और पानी जो है ना वो स्प्लैश नहीं करना, छींटे नहीं मारने आँख में, ठीक है। लेकिन आँखों को या चेहरे को आपने साफ़ ज़रूर रखना है। उसके कई सारे तरीके हैं। उसमें ये है कि आप वेट टिश्यूज़ जो हैं, वाइप्स जो हैं, उनसे अपनी पलकें, अपना चेहरा दिन में जो है 3 से 4 मरतबा ज़रूर साफ़ करें, नहीं तो वहाँ डिस्चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाता है।
ठीक है। और ये जो है ये 3 to 5 डेज़ के लिए होते हैं। उसके बाद ये है कि जो आई मेकअप है, ठीक है, वो उसके लिए 2 वीक्स के लिए परहेज़ करनी है, ठीक है। जो आपका जिम है वो आप 1 मंथ के बाद शुरू कर सकते हैं। और जो है आपकी स्विमिंग जो लोग करते हैं, स्विमर्स हैं, वो 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कुछ एहतियातें हैं, ठीक है ना। सिर्फ 2 ही हैं कि आंख को रब नहीं करना, बाकी ड्रॉप्स अपने रेगुलरली यूज़ करें और जो फॉलोअप है वो रेगुलरली करवा लें, ठीक है ना जी। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता, सेफ़ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिर, आपने बहुत आसान अल्फाज में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि किस कंडीशन में कराना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं कराना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो, ये रिकॉर्डिंग हमारे तमाम नाज़रीन के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। कोई भी हमारे नाज़रीन से क्वेश्चन हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डॉक्टर से भी रब्ता कर सकते हैं और उम्मीद करती हूँ वो वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं पेन रिलीफ सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड।